हमारा टॉपिक है आज आनुवांशिक। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। कहने का मतलब, मान लो आपके जो दादा में है वही आपके पापा में आया और वही आप में आया। ऐसे लक्षण जैसे इनके कान आँख नाक वही है जहाँ इनके कान नाक आँख है, और इनके कान नाक आँख भी वही है जहाँ इनके कान आँख नाक है। तो इस प्रकार जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं इनसे ही लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। फिर बात आती है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता में कुछ नहीं होता, आनुवांशिक की जगह लास्ट में क्या आ जाता है? ता। तो इससे डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका हो जाता है कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और आनुवांशिकी वह शाखा जहाँ हम इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर बात आती है इनके जनक कौन थे। तो हम सब जानते हैं कि इनके जनक कौन थे। इनके जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये सब जानते हैं। तो आजकल क्या है, क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अब बताओ आधुनिक जनक कौन, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कहलाएंगे बैटसन। फिर एक और आ जाती है प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे मॉर्गन। थोड़ा सा ही गलत हो गया, मॉर्गन कहलाएंगे। फिर आता है मेंडल का जीवन परिचय। तो मेंडल का जीवन परिचय के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उनका जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जो जन्म है, मेंडल का जन्म मेंडल का जो जन्म है वो हुआ है हमारा 22 जुलाई 1822 में। कहने का मतलब यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, और ईयर के एंड में भी 22 है। फिर आता है स्थान कौन सा था। तो इनका स्थान था, वो था सिलिसियन। ये जगह कहाँ थी? ये थी ऑस्ट्रिया में। ये जगह कहाँ थी? तो ये जगह थी ऑस्ट्रिया में। फिर आता है इन्होंने किस पादप पे किया था। तो पादप सबको पता है, इनका जो पादप था वो था मटर का, और इन्होंने जो नाम दिया था अपने एक्सपेरिमेंट का वो दिया था पादप संकरण के प्रयोग। जो नाम दिया है वो इन्होंने क्या दिया है? पादप संकरण के प्रयोग। फिर ये एक क्या करते थे, वार्षिकी भी निकालते थे। वार्षिकी कहने का मतलब, वार्षिकी नहीं होती थी, मतलब जिसमें भी एक्सपेरिमेंट देते थे खुद का वो निकालते थे, तो उसको हम वार्षिकी नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वैसे ही उसका नाम था वार्षिकी। ऐसे नहीं कि वो एक साल में एक बार आती थी। तो मतलब वो एक साल में एक बार नहीं आती थी, वो आती तो थी लेकिन उसका नाम क्या था? वार्षिकी था। और ये जो पत्रिका थी ये कौन निकालती? तो ये निकालती थी हमारी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये हमारी जो संस्था थी यही हमारी क्या निकालती थी? वो निकालती थी। और इनकी मृत्यु क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई है 1884 में। ओह, ये फिर से एक्स्ट्रा कैमरे में देखने के कारण ये होता है 1884 में। फिर आती है बात मेंडलवाद के नियमों की पुनः खोज। तो सबसे पहले बात आती है मेंडलवाद के नियम हो गए थे वो, लेकिन उनके क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद क्या हो गए थे? उनके शांत हो गए थे, मतलब डेथ हो गई थी। अब बात आती है उनके नियम वापस किसने चेक किया था। वापस चेक करने के लिए 3 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? 3। पहला थे कार्ल कोरेंसन, हमारे दूसरे थे ह्यूगो डी ब्रिज। ये है ह्यूगो डी ब्रिज। तीसरे थे इरिक वॉन शेरमैक। पहले इनकी बात आती है, ये थे जर्मनी के। ये थे, तो देखो ह्यूगो से, तो ह्यूगो से ही क्या याद रखना है? हॉलैंड।
फिर था इरिन शहर में किए थे ऑस्ट्रिया के। एक वैज्ञानिक तो होगा ना जो उनके खुद के गांव का होगा, तो ये ऐसे मान लो। तो ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे, मतलब उनके खुद के गांव के ये खुद थे। ये थे जर्मनी के, ये हॉलैंड के हो गए, ह्यूगो से याद रख लेना हॉलैंड, और इरिन फॉक क्या हो गए? ऑस्ट्रिया के हो गए। फिर बात आती है इनके शब्दावली के बारे में। तो शब्दावली में सबसे पहले आता है कारक। सबसे पहले कौन आता है? कारक। तो मेंडल ने कारक किसको कहा? तो मेंडल ने कारक कहा आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई को उन्होंने कारक कहा। जो लक्षण ये निर्धारित करेगा उसे ही उन्होंने कारक कहा। आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले इकाई को इन्होंने कारक कहा। और बाद में इसी कारक को जॉनसन ने तो कहा जीन। जॉनसन ने कहा इसी कारक को क्या कहा? जीन। और वर्तमान में क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन कहलाता है। वर्तमान में क्या करता है? वर्तमान में से सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन में मतलब डीएनए के जीन में ही आता है, डीएनए के अंदर ही। फिर आती है दूसरी बात, आती है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या थे? जो भी जीन होता है वो हमेशा दो जोड़ों में पाया जाता है। दो जोड़ों में पाया जाता है, तो हमेशा दो जोड़ों में पाया जाता है, और वो जो पाए जाते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विकल्प के रूप में काम करते हैं, इसलिए इसे युग्म विकल्पी कहा। युग्म भी है और विकल्पी के रूप में काम करते हैं, तो युग्म विकल्पी कहा। और इसी से आगे के दो नाम आए। मान लो वो जोड़े में जो भी दोनों लोग हैं अगर वो सेम है तो इसे हमने क्या कहा? सम युग्म विकल्पी। और मान लो इसी में वो दोनों अलग अलग हो गए तो इसे हमने कहा विषम युग्म विकल्पी। इस प्रकार ये दोनों। और आगे शब्दावली में फिर आगे बात करी उन्होंने में अपने आप को प्रदर्शित करें वो लक्षण तो कहलाएंगे प्रभावी। और ऐसे लक्षण जो नहीं कर पाए प्रदर्शित वो क्या कहलाएंगे? अप्रभावी। इस प्रकार दो लक्षण होते हैं, एक तो प्रभावी और अप्रभावी। जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए वो तो हो जाएगा प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए वो क्या कहलाएगा? अप्रभावी लक्षण। इसके बाद आता है हमारे पास संकर। संकर उसे कहते हैं जिनमें हम क्रॉस करवाते हैं, और एक चीज़ होती है ऐसी क्या होगी? संकरण। तो ये दो चीज़ होती है, एक तो होती है संकर और एक कहलाती है संकरण। तो जिन संततियों में हम मतलब जिनसे हम संतति प्राप्त करना चाहते हैं तो शुद्ध जनकों में क्रॉस जो करवाते हैं वो तो कहलाता है संकरण। जो भी हमने क्रॉस करवाया ना वो क्या कहलाएगा? संकरण कहलाएगा। और जिनमें हमने क्रॉस कहलाया वो कहलाएगा संकर कहलाएगा। ये इनमें दोनों में अंतर है। फिर आता है एक शब्द संकर से बन के आगे क्या बनता है? संकर ओज। संकर ओज। संकर ओज का मतलब ये होता है कि मान लो हमने संकरण करा लिया, संकर कराने से हमें क्या प्राप्त हो गया? संकरण करवा लिया, तो संकरण कराने से क्या प्राप्त हो गया? संकर में करवा लिया। इससे मतलब कहने का मतलब सिंपल मतलब ये समझो कि आपने दो जो पौधे थे उनमें क्या कराया? क्रॉस करवाया। और जैसे आपने क्रॉस करवाया उनसे जो संतति प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ? इन दोनों से अच्छा प्राप्त हो रहा है। अगर वो संतति इन दोनों से अच्छा प्राप्त हो रहा है, ये इन दोनों से श्रेष्ठ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संकर ओज। इन दोनों में क्रॉस की प्रक्रिया हुई, इसे तो हमने संकरण कहा। और ये जो संतति है इन्हें हम क्या कहेंगे? संतति के जिनमें क्रॉस करा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? संकर। और जो प्राप्त ब्रीड है वो ब्रीड अच्छे होने में, गुणों में अपने से श्रेष्ठ होने में अपने जनकों से, तो उसे हम संकर ओज कहेंगे। ये आपका। फिर आता है लक्षण प्ररूप। दो चीज़ होती है, एक तो होती है लक्षण प्ररूप और एक होती है हमारे पास, और दूसरी होती है हमारे पास जीनी प्ररूप। इसको तो हम करते हैं फिनोटाइप, उससे हम कहते हैं जीनोटाइप। लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप, जीनी प्ररूप, जीनोटाइप। जी ये तो इंग्लिश में याद नहीं तो कोई भी दिक्कत बात नहीं है। लक्षण प्ररूप जो अपने आप को प्रदर्शित करे। प्रदर्शित करे मतलब बाह्य प्रदर्शित लक्षण।
और ये जीनी संरचना को बताए, यानी जिसमें जीनी संरचना के आधार पर क्या हो लक्षण है। ये हो गए दो हमारे, एक तो हो गया लक्षण प्ररूप और एक हमारा हो गया जीनी प्ररूप। लक्षण प्ररूप क्या करते हैं, बाह्य प्रदर्शित होते हैं। मान लो दो पेड़ हैं, पेड़ क्या है, दो मटर के पौधे थे, दो मटर के पौधों में क्रॉस करवाया, अब आने वाले पौधे बड़ा है, लंबा है, मान लो लंबा है और दूसरा वाला कैसा है, छोटा है। तो हम जानते हैं अगर लंबा है तो इसमें क्या होगा, या तो टी टी हो सकता है, या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसा इन तीनों में से कुछ भी हो, सब में लंबा ही होगा। तो ये जो लंबा है ये तो हमारा लक्षण प्ररूप है। लेकिन इसके जो जीन है, जीन में हमें पता नहीं कैसा है, डबल टी है, स्मॉल टी वाला है, कैसा है। तो ये वाला जो रेशो आता है ये हमारा आता है जीनी रूप में आता है, ये इसका कहने का मतलब था। इसके बाद आता है परागकण। तो परागकण समझना है तो हमें पहले संरचना समझनी पड़ेगी फूलों की। तो फूलों की संरचना आपको आती होगी, नहीं आती तो हम देख लेते हैं, मैं डायग्राम बना लेता हूँ तब तक पॉज करके, ठीक है। ये बनाने मैंने डायग्राम, तो ये हमारे तो अंडाशय उसका डायग्राम है, और अंडाशय क्या स्त्री केसर का डायग्राम है, और ये हमारे किसका है, पुंकेसर का डायग्राम है। तो ये तो क्या पाए जाते हैं, ये जनांक होते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो मैंने आपको जैसे बताया ये तो है हमारे पास स्त्री केसर, और ये हमारे पास है पुंकेसर, ठीक है। आपके पास कई फूल ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों होंगे, कई फूल ऐसे होंगे जिसमें केवल ये पाया जाएगा और किसी में केवल ये पाया जाएगा। अब आगे हम आगे चलते हैं, तो इसमें होता क्या है, परागकण निकलते हैं इसमें से, ये हमारे पास पुंकेसर है, इसमें से परागकण निकलते हैं, परागकण यहाँ से निकलते हैं इस पर से। संरचना समझने के लिए बस सिंपल सी है कि ये कहलाएगा कुतंतु कहलाएगा, ये तो कहलाएगा कुतंतु कहलाएगा, ये योज्य होता है हमारा, और ये हमारा परागकोश होता है। ये बस तीन चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। और परागकोश के अंदर ये डॉट 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 से मान लेते हैं, ये हमारे परागकण है, परागकण है। फिर ये परागकण यहाँ से कहाँ जाते हैं, तो ये परागकण यहाँ से किसी भी माध्यम, हवा, चिड़िया, मधुमक्खी, ऐसे माध्यम द्वारा ये छोटे छोटे परागकण यहाँ पे पहुँचते हैं स्त्री केसर के यहाँ पे। इसमें भी थोड़े पार्ट होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो हम जानते हैं अंडाशय है। ये हमारे इससे ऊपर आ जाता है वर्तिकाक, वर्तिका, और जो सबसे ऊपर बचा बड़ा पार्ट है ये हो गया वर्तिका, और गया और लगा दो वर्तिकाग्र। ये हमारा आ गया, यहाँ से परागकण यहाँ आ जाते हैं, इनका इसके अंदर जाना जिससे वो फल बन जाता है बाद में। ये हमारा क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मैं पहले बता दूँ ये कहलाता है परागण, तो ये हमारा कहलाता है परागण, परागण। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे जो था ये वाला जो था वो था परागकण, परागकण की बात नहीं कर रहा मैं, क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, परागण है। इस पर क्रिया को जो हमने कहा, ये हमने क्या कहा, परागण कहा। ये तो हो गई बात। आगे इसमें भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं। एक तो होता है स्वपरागण, और एक हमारे पास क्या होता है, परागण, दो होता है। अब इसको समझने के लिए सिंपल समझ सकते हैं आप, इसको समझने के लिए सिंपल क्या समझ सकते हैं, जब ये दोनों, ये और ये दोनों एक ही फूल के भाग हो, एक ही फूल के भाग हो, और उसी फूल के पुंकेसर, यहाँ से पुंकेसर के परागकोश से कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, तो उसे तो हम कहेंगे स्वपरागण। लेकिन ये हो दूसरे फूल का और ये हो दूसरे फूल का, तो दूसरे फूल के पुंकेसर के परागकण से फिर वो पहुँचे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे, तो कहलाएगा परागण। बस इतना। इसके बाद ये हमारा हो गया, ये तो बेसिक था। अब हम बात कर लेते हैं F1 पीढ़ी। तो अधिकतर आप लोग जानते होंगे F1 पीढ़ी होती है, और एक हमारे मेंडल में कौन सी पीढ़ी होती है, F2 पीढ़ी होती है। दो पीढ़ियाँ चलती है। तो जब जनकों का संकरण, स्टार्ट वाले जनकों का संकरण कराया जाता है, तब तो हमें ये वाली पीढ़ी प्राप्त होती है, जनकों का संकरण स्टार्ट वाले का। और जब हम F1 पीढ़ी आ गई, अब F1 पीढ़ी का संकरण कराएंगे ना,
F1 पीढ़ी का संकरण कराएंगे तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसके बाद मेंडल ने दो अपनी प्रयोगों में विधियां न पाई थी, प्रयोग में ली थी, जिसमें से एक तो है हमारे पास विपूषण और एक हमारे पास क्या है, थैलीकरण। तो विपूषण में उसने कुछ नहीं किया था, पकने से पहले ही उसने उसके परागकोश को काट दिया ताकि स्व परागण को रोका जा सके। मान लो एक ही फूल है, उस पर स्त्री केसर भी उग गया, पुकेसर भी उग गया, अब हमें स्व परागण कराना नहीं है, हमें पर परागण कराना है, तो हम क्या करेंगे, उसी पुष्प के जो पुकेसर है उसको पकने से पहले ही काट देंगे। और थैलीकरण में क्या है, स्व परागण को बढ़ावा देने के लिए। मान लो हमने थैली में पैक कर दिया, तो अब हमें फिक्स पता है कि उसी के स्त्री केसर उसी के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो इसे कन्फर्म है कौन सा होगा, स्व परागण ही होगा। इस प्रकार की दो विधियां और हमने इसमें ऐड करी। उसके बाद आता है मेंडल के कार्य। तो मेंडल ने अपने मटर के पौधे पे था, मटर के पौधे में 7 जोड़े विप्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये हमने पहले बात कर ली थी। इसके बाद हम लिख लेते हैं 7 कौन कौन से हैं। ये तो क्रम संख्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लक्षण लिखूंगा, यहाँ पे वो प्रभावी अप्रभावी वो सिर्फ बोलेंगे अपन। तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, एक तो हाँ, तो ये सारणी मैंने बना ली। तो सारणी में क्या है, ये 7 लक्षण दे रखे हैं जिन्हें हम जोड़ों के अनुसार याद कर सकते हैं। पहला लक्षण अकेला है, बाकी सब जोड़े में है। पहला लक्षण है तने की लंबाई। फिर आगे आता है तने की लंबाई में अगर तना लंबा है तो एक प्रभावी लक्षण होगा, और जब अगर ये बौना है तो ये कैसा लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। इसके बाद चलते हैं हम पुष्प पे। तो पुष्प में पहला है हमारे पास पुष्प का रंग। पुष्प का रंग अगर पर्पल हुआ, बैंगनी हुआ, तब तो प्रभावी है, अगर वाइट सफ़ेद हुआ तब क्या है, अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति अक्षीय हुई तो प्रभावी, अंतस्थ है तो अप्रभावी। अक्षीय मतलब ये थोड़ा तने के आगे की तरफ होता है। जैसे हम जानना चाहें तो एक पेड़ के तने के अगर फूल थोड़ा आगे की तरफ लग रहा है तब तो अक्षीय है, और मान लो पीछे की तरफ लग गया, मतलब पेड़ के मेन हिस्से के पास में लग गया, तो क्या कहलाएगा, अंतस्थ कहलाएगा। फिर आता है हमारे पास बीज का रंग। अब बीज का रंग और फली का रंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। फली का रंग, फली क्या करते हो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे, कहाँ चले गए, हाँ, बीज का रंग यहाँ तक हो गया। पुष्प की स्थिति बताई दी मैंने आपको आगे पीछे की। फिर आते चलते हैं बीज का आकृति। बीज की आकृति दो होगी, या तो गोल होगा या फिर क्या होगा, झुर्रीदार होगा। फिर आते हैं हम फली का रंग। फली के रंग भी दो होते हैं, ग्रीन और येलो। ग्रीन होगा तो प्रभावी, येलो होगा तो अप्रभावी। फिर आता फली की आकृति, फूली हुई तो प्रभावी और चिपकी हुई तो अप्रभावी। ये प्रभावी, ये अप्रभावी है। बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान है, जो पुष्प का रंग है, पुष्प का नहीं, जो बीज का रंग है और जो फली का रंग है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। बीज के रंग में तो येलो कलर प्रभावी है, जबकि फली में जो ग्रीन कलर है वो प्रभावी है। तो या तो इसको याद रख लो तो जो इसका अलग याद हो जाए। तो हमने इसमें बात कर ली 7 पर्यायवाची लक्षण। इसको आप वापस से समझ सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, तने की लंबाई ये अकेला है, उसके बाद सारे जोड़े में है। अगला है पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। फिर है फली का रंग, फली की आकृति, और बीज का रंग, बीज की आकृति। ये हमारे पास हो गए 7 विपर्यासी लक्षण। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट होते एस ब्लिक्सिट हुए थे। एस ब्लिक्सिट ने अपने अध्ययन करके बताया कि मटर के इन पौधों के जो ये लक्षण हैं वो जीनों में किस नंबर पे पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें इन्होंने बताया कि अधिकतर लक्षण थे ना वो तो पहले में थे, फिर अगले जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो अधिकतर जैसे बीज का रंग, अधिक पहले में रंग ले लो सारे, बीज का, पुष्प का और बीज चोल का। ये रंग ले लो, ये सारे पाए जाते हैं फर्स्ट पे, फर्स्ट गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। फिर दूसरे में ले लो आप लंबाई, तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति और फली की आकृति, ये सब पाई जाती है फोर्थ पे। फिर इसके आगे चलो और कम हो जाएगा, अगले में केवल आएगा फली का रंग, और उससे अगले में आएगा केवल बीज की आकृति। ये आ जाता है आपके 5वें पे,
और ये क्या आ जाता है 7वें पे। अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम इसे रिवाइज करके कह सकते हैं तो सबसे पहले ऊपर आता है रंग, बीज का रंग, पुष्प का रंग, बीज चोल का रंग पहले पे। दूसरे में आती है आकृति, तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, ये सब किस पे है? चौथे पे। उससे आ जाता है तो फली, अकेली फली आती है, फली का रंग। फली का रंग कौन सा है हमारे पास? 5वें पे। उसके बाद 7वें पे सीधे आती है बीज की आकृति, बीज की आकृति। हाँ बस इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मेरे को खुद को कन्फ्यूजन होता है।